सो वेलकम टू हिस्टोन साइंस अकेडमी एंड आज के ट्यूटोरियल में हम अपने प्रीवियस पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कि रहेगा माइटोसिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो ट्यूटोरियल्स हमने देखे हैं हमने उसमें इंटरफेस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हमने G1 फेज़ देखा, एस फेज़ में आपको लास्ट टाइम कम्प्लीटली बता चुका हूँ। बिफोर मूविंग ऑन टू माइटोसिस एक लास्ट चीज़ जो उसके अंदर में रह जाती है वो है G2 फेज़। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम इस G2 फेज़ का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। एंड एज़ यूजुअल G2 फेज़ कम्स अंडर इंटरफेस, जैसे मैंने आपको बताया कि G1 फेज़ प्लस S फेज़ प्लस आपका जो G2 फेज़ होता है ये सब को इंक्लूड करके हम कहते हैं इंटरफेज़। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेल जो रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 90% अपना जो समय होता है वो इंटरफेज़ में स्पेंड करता है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसका जीवन में जाता है। एस फेज़ को कितना समय लगेगा ये कोई ऐसा पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं होता, ये सेल टू सेल वेरी होता है, डिपेंड करता है कि उसका जेनेटिक कंटेंट कितना है उसके ऊपर में। और उसके बाद में जो रहता है G2 फेज़ रहता है। और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम इस पूरी साइकिल को, पूरी सेल साइकिल में जो शॉर्टेस्ट फेज़ होता है वो होता है एम फेज़। और इससे भी रिलेटेड मैं आगे चल के आपको कुछ क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं या टैकल किए जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि G2 फेज़ के अंदर में क्या क्या होता है। एज़ फार एज़ द प्रिपरेशंस इन G2 फेज़ आर कंसर्न, तो G2 फेज़ में आप देखोगे कि मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें आप देखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए हैं। उसके बाद में आपका जो प्लास्टिड्स हो गए हैं, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रियाज, इसी के साथ साथ में गोल्जी बॉडी हो गया या गोल्जी एपरेटस जिसको कहते हैं। सो इस टाइप के जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, उनका डिप्लीकेशन होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल ऑर्गेनल्स का डिप्लीकेशन होता है, इनकी क्वांटिटी बढ़ती है। ओके, सो ये एक मेजर चेंज है जो यहाँ पर होता है। इसके अलावा अब G2 फेज़ के बाद में आपका सेल ऑब्वियसली कहाँ एंटर करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में वो चला जाएगा जहाँ मियोसिस या माइटोसिस होने वाला है, यानी जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न होने वाला है। तो जब ये सेल आपका सेल डिवीज़न के लिए जाने वाला है तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सेल्स को एक खास प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्पिंडल बनाता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोटीन लगता है जिसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन। ओके, सो ट्यूब्यूलिन इज़ अ प्रोटीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इसका इंपॉर्टेंस है? क्योंकि यही ट्यूब्यूलिन जो रहेगा ये आगे चल के सेल के अंदर में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगा और इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक एग्जाम्पल होता है एस्टर रेज, या फिर आप उसको माइक्रोफाइबर्स भी कह सकते हैं। या आगे चल के आप देखोगे तो जो क्रोमोसोमल फाइबर्स या स्पिंडल, आमतौर पे बहुत कॉमन सा एक वर्ड जो यूज़ होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन में सेंट्रियोल्स जिस प्रोटीन को यूज़ करेंगे वो यही प्रोटीन होता है ट्यूब्यूलिन। तो ट्यूब्यूलिन का एक अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए बिफोर सेल गोज़ इनटू द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस या मियोसिस जो भी रहने वाला है उसके अंदर में। सो ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन, मैंने आपको बताया कि इसका आपको बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, ट्यूब्यूलिन का सिंथेसिस होता है। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर प्रोटीन काइनेज नाम के कुछ एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन काइनेज, अनदर कैटेगरी ऑफ काइनेजेस। प्रोटीन काइनेज ये एक एंजाइम होता है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एंजाइम्स विच रेगुलेट्स द कंप्लीट सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले कुछ और एंजाइम्स में से एक प्रोटीन काइनेज भी है। इससे पहले हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज भी देख चुके हैं और ये प्रोटीन काइनेज है। तो
ये कुछ एंजाइम्स है जो पूरी सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और ये जो प्रोटीन काइनेज है ये भी बनता है G2 फेज़ में। इसके अलावा RNAs जो रहते हैं वो तो लगते ही लगते हैं, और ATPs लगेंगे, एनर्जी लगेगी, ये सारी चीज़ें जो है ये G2 फेज़ में सेल जो है वो प्रिपेयर करके रख लेता है। अब ये सब चीज़ें जब हो जाती है, एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो कुछ चेक पॉइंट से रिलेटेड है, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि अगर टाइम मिलता है तो जब हम ये मियोसिस या माइटोसिस जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। और चेक पॉइंट से रिलेटेड कि यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली 3 मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं। एक G1 फेज़ में होता है, एक G2 फेज़ में होता है, और एक जो है मेटा फेज़ में होता है स्पिंडल बनते समय में। ये कुछ मेजर चेक पॉइंट्स हैं, हम उसके बारे में आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये हो गया आपका G2 फेज़, और ये होने के बाद में इंटरफेस कंप्लीट होता है, एंड देन सेल एंटर्स इनटू M फेज़, या जिसे हम कहते हैं माइटोसिस। तो चलिए, मियोसिस या माइटोसिस कुछ भी हो सकता है। हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइटोसिस। तो इससे पहले कि मैं माइटोसिस को डिस्कस करूं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि वो प्रोसेस को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले माइटोसिस से रिलेटेड। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसको फर्स्ट टाइम स्ट्रैसबर्गर इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था प्लांट्स के अंदर में, और फ्लेमिंग वाज अनदर साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड दिस प्रोसेस इन एनिमल सेल्स। और जहाँ तक मुझे याद है ये जो नाम है माइटोसिस ये भी फ्लेमिंग ही ने दिया है। तो स्ट्रैसबर्गर वाज द पर्सन हु ऑब्जर्व दिस प्रोसेस इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड फ्लेमिंग वाज द पर्सन हु ऑब्जर्व दिस प्रोसेस इन केस ऑफ एनिमल्स। के कभी भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन देखते हैं कि माइटोसिस होता क्या है। अब देखिए, मैं माइटोसिस को कुछ अलग अलग टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकता हूँ कि माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच one cell is obtained from one cell। अब चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करने जा रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जनरली माइटोसिस को कंसिडर करते हैं, या जनरली माइटोसिस को हम ये समझ के चलते हैं कि ये डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम एग्जैक्ट वर्ड या कहिए कि जब हम एग्जैक्ट प्रोसेस समझने जाएंगे तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ है कि आप किसको माइटोसिस कहोगे और किसको मियोसिस कहोगे। मैं जस्ट एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि वन सेल जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि भाई वन डिप्लॉइड सेल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर डिप्लॉइड सेल। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये एक डेफिनेशन हो सकता है माइटोसिस का कि भाई द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन डिप्लॉइड सेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर, या फिर वन डिप्लॉइड सेल। ओके, एक और बेटर या प्रिसाइज डेफिनेशन माइटोसिस का ये हो सकता है कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच टू डॉटर सेल्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और वर्ड का एडिशन भी कर देता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू आइडेंटिकल। नाउ दिस आइडेंटिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज माइटोसिस इज कंसर्न, क्योंकि इसी से वो रिलेटेड है। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर obtained from वन सेल या वन पेरेंट सेल, आप उसको बोल सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा ये प्रोसेस को हम स्कीमेटिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने बोला कि माइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सेल। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका एक सेल है, ठीक है, एंड फॉर इंस्टेंस ये समझ लेते हैं कि ये एक डिप्लॉइड सेल है।
हैप्लॉइड डिप्लॉइड हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये एक डिप्लॉइड सेल है और अब ये सेल अपना पूरा सेल साइकिल, पूरा इंटरफेस कंप्लीट करने के बाद में माइटोसिस में एंटर करता है। जब इसका माइटोसिस हो जाएगा तो इसी सेल के दो पार्ट्स होंगे, जिसमें से एक पार्ट होगा वो भी डिप्लॉइड होगा और दूसरा पार्ट होगा, जो दूसरा सेल बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा। और ये दोनों सेल्स जो होंगे ये 100% होंगे आइडेंटिकल। ये 100% आइडेंटिकल होंगे। 100% आइडेंटिकल किस लिए? क्यों कि जो जेनेटिक मटेरियल दोनों में आया है, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में आए हैं, वो एग्जैक्टली 100% सेम क्रोमोसोम्स हैं। मतलब जो जेनेटिक कंपोजिशन इस सेल का होगा, इस डॉटर सेल का होगा, सेम जेनेटिक कंपोजिशन इस डॉटर सेल का भी होगा। ओके, सो बहुत सिंपल टर्म्स में बात ये समझ लीजिए कि माइटोसिस जब भी होगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो हमेशा आइडेंटिकल रहेंगे। डॉटर सेल्स जो रहेंगे वो हमेशा हर बार आइडेंटिकल रहेंगे, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। यही तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है माइटोसिस का। जैसे यहाँ बताया मैंने कि अगर एक डिप्लॉइड सेल, हमने पहले बोला कि एक डिप्लॉइड सेल से एक और डिप्लॉइड सेल बनता है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये खुद डिवाइड हो गया और अल्टीमेटली आपको जो सेल्स मिले वो 2 मिले। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला एक सेल से एक सेल बनता है। ठीक, अब अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि भाई ये एक डिप्लॉइड सेल है, इसका माइटोसिस हुआ और इसने एक और डिप्लॉइड सेल बनाया, तो क्या ये गलत हो गया? क्या नहीं हुआ भाई, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, बट ये ज़्यादा टेक्निकल है कि भाई यही सेल डिवाइड हो रहा है और 2 सेल्स में सेपरेट हो रहा है और फिर हर सेल को मैं क्या बोलता हूँ? मैं डॉटर सेल कहता हूँ। तो एट द एंड पॉइंट एक ही है। आप चाहो तो ये वाला डेफिनेशन याद रखो विच इज़ मोर एक्यूरेट कि भाई 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 सेल। ठीक है, ये है माइटोसिस। So mitosis is the process of cell division in which 2 identical daughter cells are obtained from one cell. अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये समझ के चलते हैं कि माइटोसिस जो है ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है। ऐसा नहीं है, माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है, बस इतना याद रखिए कि अब सेल को हैप्लॉइड रहने दीजिए या डिप्लॉइड रहने दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डिप्लॉइड सेल का एग्जांपल लिया, मैं इसी एग्जांपल को कन्वर्ट कर देता हूँ और अब मैं एक हैप्लॉइड सेल ले लेता हूँ। फिर से वही बात, इस हैप्लॉइड सेल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और अब जब ये डिवाइड होगा तो मुझे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ये भी हैप्लॉइड होगा और दोनों भी डॉटर सेल्स जो रहेंगे ये 100% कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। सो ये भी क्या है? माइटोसिस है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर इफ इन केस ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें डॉटर सेल्स they have identical chromosomes और identical genetic material, तो हम उसको कह सकते हैं कि माइटोसिस है। सो माइटोसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैं आपको बता सकता हूँ, माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इन माइटोसिस डॉटर सेल्स will always be having 100% identical जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप उसको सिंपली क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हो। ये है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर माइटोसिस का कि माइटोसिस के बाद में जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो डॉटर सेल्स कैसे रहेंगे? दे विल बी 100% आइडेंटिकल। ओके, अब वो
एक डिप्लॉइड सेल भी हो सकता है, तो एक डिप्लॉइड सेल का भी माइटोसिस हो सकता है और एक हैप्लॉइड सेल का भी माइटोसिस हो सकता है। जिसकी एक एग्जांपल जब हम मियोसिस में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मियोसिस जो रहता है वो 2 फेजेस में होता है, जिसमें से जो दूसरा फेज मियोसिस का है वो कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का माइटोसिस ही है, ठीक है। बट यहाँ पर हम उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं उससे रिलेटेड डिटेल जो है जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। सो आई होप कि आपको ये माइटोसिस से रिलेटेड बेसिक सी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन क्या बोलना है, तो आप बोल सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सेल दैट माइट बी कॉल्ड एज माइटोसिस, उसको हम माइटोसिस बोल सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, हैप्लॉइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो डॉटर सेल्स बनने वाले हैं, जो एक सेल के डिवाइड होने के बाद में जो आपको 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, याद रखिए जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो जो 2 नए सेल्स बनेंगे, मैंने उनको डॉटर सेल्स कहा, तो ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे इनमें एक खास बात रहेगी कि दोनों भी एक दूसरे के 100% आइडेंटिकल होंगे, 100% सिमिलर होंगे। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी और आप 10th स्टैंडर्ड में या प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो आपने सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है और आप ये जानते हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें जो सेल डिवीज़न आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन हमको देखने के लिए मिलता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। सो इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इसीलिए वो ऑर्गेनिजम्स जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो 100% सिमिलर होता है, 100% आइडेंटिकल होता है टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया, इसमें जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस रहेगा और माइटोटिकली जब सेल डिवीजन होगा तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म, या माइटोटिकली जब रिप्रोडक्शन होगा तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म और डॉटर ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो 100% जो रहेंगे पर रहेंगे। रीज़न वही है कि भाई जेनेटिक मटेरियल का 100% आइडेंटिकल कॉपी बन रहा है। ओके, अब यहीं पर मैं माइटोसिस और मियोसिस को डिवाइड कर देता हूं। आप बात समझिए, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 100% सिमिलर बन रहा है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि सर ऐसा भी सेल डिवीज़न होता क्या कि जिसमें डॉटर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कंपोजिशन पेरेंट सेल से अलग होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है और ये होता है मियोसिस में, क्योंकि मियोसिस में जो मियोसिस 1 होता है उसमें एक स्टेज आता है जो शायद आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं सिर्फ उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ, अभी हम डिटेल में उसको आगे मियोसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो है एक्सचेंज ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का वर्ड ये आपने लास्ट स्टैंडर्ड्स में सुना होगा, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सुना होगा। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो मियोसिस में होता है, माइटोसिस में किसी तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं एज इट इज़ उसका कॉपी बनता है और वो कॉपी जो है वो सेपरेटली डिवाइड हो जाता है दोनों डॉटर सेल्स में। इसीलिए हर डॉटर सेल के पास में आइडेंटिकल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आता है, माइटोसिस में, मियोसिस में ऐसा नहीं होता। सो यही रीज़न है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उस केस में पेरेंट ऑर्गेनिज्म और डॉटर ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो 100% आइडेंटिकल रहेगा। सो नाउ आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। ओके, ये कुछ डिस्क्रिप्शन था माइटोसिस से रिलेटेड। अब हम आगे चलेंगे और मैं कुछ फेजेस की बात कर लेता हूँ कि माइटोसिस में कौन से डिफरेंट फेजेस होते हैं।